हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। आज हम शुरू करेंगे मुझे प्यार हुआ था कहानी का एपिसोड नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लक्ष्य ने सुल्तान के आदमियों को मार दिया था। अब देखना था कि वो सुल्तान के आदमी या सुल्तान खुद लक्ष्य के साथ क्या करेगा। तभी लक्ष्य बड़ा ही शांत और गहरे कॉन्फिडेंस के साथ सिया को शांत करवा रहा था। उसने कहा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए मैम, मेरा गांव बहुत दूर है और मैंने बीच रास्ते से भागना नहीं सीखा। जिस सुल्तान के नाम से आज आप कांप रही हैं, बहुत जल्द वो सुल्तान आपके नाम से कांपेगा। लेकिन आगे से सिया ने लक्ष्य की इस बात को सिर्फ एक लड़के की जज्बाती बड़बोलापन समझा। वो नहीं जानती थी कि जिसके बगल में बैठा ये फटे कपड़ों वाला लड़का असल में इस देश का वो शैडो चेयरमैन है जो एक उंगली भी हिला दे तो सुल्तान जैसे हजारों गुंडे अपनी कब्र खुद खोदने लगेंगे। टैक्सी के पहिए जब दिल्ली की सुनसान और सर्द सड़कों को नाप रहे थे, तो कैब के अंदर एक अजीब सी और भारी छाई हुई खामोशी आ गई। बाहर की ठंडी हवाएं बंद शीशों से टकरा रही थी, लेकिन कैब के अंदर का माहौल किसी जमे हुए समंदर के जैसा था। सिया जो कैब की पिछली सीट पर एक कोने में सिकड़ी हुई बैठी थी, उसका पूरा शरीर अभी भी किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। नोवा गैंग के उन गुंडों का खौफ, उनके भद्दे शब्द और उनका वो खौफनाक स्पर्श अभी भी उनके जहन में किसी ताजे घाव की तरह रिस रहा था। लक्ष्य उसके बगल में बैठा था, लेकिन दोनों के बीच एक सम्मानजनक दूरी थी। लक्ष्य की आंखें सामने टिकी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिया की हर सांस, हर एक सिरहन पर था। उसका दिमाग सुल्तान और उसके नोवा गैंग को जड़ से मिटाने की खूंखार योजनाएं बना रहा था। लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिया को सुरक्षित उनके घर पहुंचाना था। तभी चलते चलते कैब सिया के अपार्टमेंट के विशाल लोहे के गेट के बाहर आकर रुकी। सिया का घर दिल्ली की बड़ी पोश सुरक्षित माने जाने वाली सोसाइटी में था, जहां चारों तरफ ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। कैब का दरवाजा खोलकर लक्ष्य बाहर निकला। सर्द हवा के एक झोंके ने उसके फटे हुए शर्ट के कॉलर को उठाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिया को कैब से बाहर आने में मदद की। सिया के कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे। लक्ष्य सिया को सहारा देकर लिफ्ट तक छोड़ने गया। लिफ्ट के स्टील के दरवाजों पर दोनों का अक्स नजर आ रहा था। एक खौफजदा टूटी हुई लड़की और एक शांत लेकिन अंदर से धधकता हुआ ज्वालामुखी। जब लिफ्ट सिया के फ्लोर पर पहुंची और दरवाजे खुले तो लक्ष्य वहीं लिफ्ट के दरवाजे के पास रुक गया। उसने बड़ी नरमी लेकिन एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षात्मक स्वर में सिया से कहा, मैम, आप आराम से अंदर जाइए। घर जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा। किसी भी इंसान को अंदर मत आने दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई परेशानी हो तो आपको जरा भी डर लगे तो मुझे तुरंत कॉल कर दीजिएगा। मैं बस एक कॉल की दूरी पर हूँ। ये कहकर लक्ष्य मुड़ा और वापस जाने ही वाला था। तभी पीछे से सिया ने रोककर लक्ष्य का हाथ बड़े जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक ऐसी हताशा, एक खौफनाक खौफ और एक बेबसी थी जिसने लक्ष्य के कदमों को वहीं जकड़ लिया। तभी सिया की आंखों में आंसुओं की एक नई धारा फूट पड़ी। उसने कांपते हुए होठों से कहा, थैंक यू लक्ष्य, आज तुमने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन लेकिन प्लीज, क्या तुम मेरा एक काम और करोगे? क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ मेरे घर पर रुक सकते हो? प्लीज, मुझे अभी अकेला मत छोड़ो लक्ष्य। इस खाली घर में मुझे घबराहट हो रही है। तुम्हारे यहाँ रहने से, तुम्हारी मौजूदगी से मुझे कुछ देर के लिए हौसला मिलेगा। मुझे डर है कि कहीं सुल्तान के आदमी मेरे घर तक न पहुंच जाएं। प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तभी आगे से सिया ने वो गिड़गिड़ाती हुई आवाज और वो मासूम और डरा हुआ चेहरा देखकर लक्ष्य का दिल पसीज गया। लक्ष्य, जो एक इशारे पर पूरी दिल्ली की हुकूमत हिला सकता था, इस वक्त एक बेबस लड़की के आंसुओं के सामने हार गया। वो जानता था कि इस वक्त सिया को सबसे ज्यादा एक सुरक्षित साई की जरूरत थी। वो निया से प्यार करता था और किसी भी लड़की के घर रात में जाना उसके उसूलों के खिलाफ था। लेकिन इंसानियत और हिफाजत का तगाजा कुछ और ही था, जिसकी वजह से लक्ष्य आगे ना नहीं कर पाया। उसने बहुत ही शालीनता से सिर हिलाया और सिया के साथ उसके अपार्टमेंट की तरफ चल दिया। अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर सिया ने कांपते हाथों से अपने पर्स से चाबी निकाली, दरवाजे का ताला खोला और अंदर जाते ही उसने लाइट ऑन की। अपार्टमेंट बहुत ही सलीके से सजाया गया था।
हर चीज अपनी जगह पर थी और दीवार पर कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थी। हल्के पीले रंग की रोशनी कमरे में एक सुकून भरा एहसास दे रही थी। तभी सिया ने लक्ष्य को लिविंग रूम में आराम से सोफे पर बैठने का इशारा किया और कहा, तुम बैठो लक्ष्य, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए किचन से थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। मेरा गला बिल्कुल सूख गया है। सिया ने यह कहा और अपना बैग टेबल पर रखकर किचन की तरफ चली गई। वहीं लक्ष्य उसी मखमली सोफे पर बैठ गया और वहीं अपनी जगह पर इधर उधर सिया के अपार्टमेंट को देख रहा था। कमरे के एक कोने में कुछ खिलौने भी रखे थे। एक छोटी सी साइकिल भी खड़ी थी और तभी लक्ष्य को थोड़ा अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ तक मुझे पता है कि सिया मैम तो अकेली रहती होंगी, फिर ये बच्चों के खिलौने यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अभी इन्हीं ख्यालों में खोया था, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने लक्ष्य को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। तभी पीछे से हवा को चीरते एक बेसबॉल बैट आया और लक्ष्य के दाहिने कंधे पर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ये वार कोई बड़ा जोर का नहीं था। इसमें किसी गुंडे की ताकत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही कमजोर इंसान की हताशा छुपी थी। ये वार बड़ा ही आराम से था, जैसे किसी ने बस उसे छूने या डराने के लिए किया हो। लक्ष्य का शरीर पलक झपकते ही की स्प्रिंग की तरह अपने जगह से उछला और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। उसका एक हाथ अपने बचाव के लिए हवा में उठ चुका था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका हाथ हवा में जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पीछे कोई नोवा गैंग का खूंखार गुंडा नहीं था। वहां एक छोटी सी लगभग 9-10 साल की एक बच्ची खड़ी थी। उसने गुलाबी रंग की एक छोटी सी नाइट ड्रेस पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में एक अजीब सा गुस्सा, डर और आंसू एक साथ तैर रहे थे। उसके छोटे छोटे नाजुक हाथों में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट था, जो उसके वजन के हिसाब से काफी भारी लग रहा था। वो उसे बड़ी मुश्किल से पकड़े हुए थी। वो बच्चे लगातार आंसुओं को अजब गरीब और टूटी फूटी जुबान में लक्ष्य को गाली देना शुरू कर रही थी। उसका गुस्सा ऐसा था जैसे कोई शेरनी अपने बच्चों को बचाने के लिए आक्रामक हो जाती है। उसने चिल्लाकर कहा, गंदे अंकल आप फिर आ गए। आप मेरी मम्मा को परेशान करने आ गए। गंदे गंदे अंकल, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी मम्मा को आप रुलाते हो, जाओ यहाँ से। वो बच्ची रोते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर लक्ष्य को गालियां दे रही थी। ये कहते हुए उसने अपना भारी बैट जमीन पर गिरा दिया और अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से लक्ष्य के पैरों और उनकी कमर पर मुक्के मारने लगी। उसने लक्ष्य को मार कर कहा, जाओ, जाओ यहाँ से गंदे अंकल, जाओ। आगे से लक्ष्य वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। वो उस बच्ची को बड़ा हैरानी और अचरज से देख रहा था। उसके दिमाग में सवालों का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बच्ची कौन है और उसे गालियां क्यों दे रही है। उसने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन इस मासूम से रोते हुए गुस्से के सामने वो पूरी तरह से निहत्था हो गया था। उसने उस बच्ची को रोकने की, उसे पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की, बस अवाक होकर उसे देखता रह गया। तभी किचन में से किसी बर्तन के गिरने की तेज आवाज आई। सिया हाथ में पानी का गिलास लिए बाहर निकली, लेकिन लिविंग रूम का नजारा देखकर उसके हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। कांच के टुकड़े और पानी पूरे फर्श पर बिखर गया। उसने चिल्लाकर कहा, माही। सिया लगभग चीख कर दौड़ी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस बच्ची को पीछे कमर से पकड़ लिया, उसे सीने से लगा लिया। बच्ची अभी भी हाथ पैर मार रही थी और लक्ष्य को घूर रही थी। तभी सिया रोते हुए उस बच्चे का माथा चूम रही थी और उसे सहलाने की कोशिश कर रही थी। उसने उस बच्ची को शांत करवाने की कोशिश करके कहा, माही बेटा शांत हो जाओ, मेरी बच्ची शांत हो जा बेटा। ये वो गंदे अंकल नहीं हैं, ये तो मम्मा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने ही तो आज मम्मा को उन गंदे लोगों से बचाया है। ये बहुत अच्छे हैं माही, प्लीज रोना बंद करो मेरा बच्चा। सिया की यह बात सुनकर लक्ष्य की हैरानी में और बड़ा ज्यादा बढ़ गई। उसके कानों में सिया के शब्द गूंज रहे थे, मम्मा। लक्ष्य का दिमाग तेजी से गणित लगाने लगा। सिया की उम्र लगभग 25 या 26 साल की होगी और यह बच्ची कम से कम 9 या 10 साल की होगी। लक्ष्य को बिल्कुल समझ नहीं आया कि एक 25 साल की अनमैरिड और आजाद ख्याल की लड़की की इतनी बड़ी 10 साल की बेटी कैसे हो सकती है। अगर ये सिया की बेटी है तो सिया ने 15-16 साल की उम्र में इसे जन्म दिया होगा। ये कैसे संभव है। सिया ने आज तक कैफे में या कभी भी किसी के सामने इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। वहीं आगे से सिया ने लक्ष्य की आंखों में छुपे उस भयंकर अचरज और भरम को देख लिया था, लेकिन इस वक्त उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी माँ ही थी। माई अभी भी सिसक रही थी और सिया के
सीने में अपना मुंह छुपाकर कांप रही थी। सिया ने बहुत ही शर्मिंदगी और मजबूरी भरे लहजे में कहा, लक्ष्य, प्लीज 2 मिनट बैठो, मैं इसे सुला कर आती हूँ। उसकी ये बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया, वापस सोफे पर बैठ गया। वहीं माही को गोद में उठाकर उसे दुलार कर बेडरूम की तरफ ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। लिविंग रूम में अब एक बार फिर खामोशी छा गई। लक्ष्य फर्श पर बिखरे उस कांच के टुकड़ों को देख रहा था। आज का दिन उसकी जिंदगी के सबसे अजीबोगरीब दिनों में से एक था। पहले सिया का कैफे, नोवा गैंग के गुंडे, फिर सिया का बाथरूम वाला शर्मनाक हादसा, और अब ये बच्ची। सिया की जिंदगी किसी बंद तिजोरी की तरह थी, जिसके अंदर अनगिनत राज दफन थे। करीब 15-20 मिनट बाद बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। सिया बाहर निकली। उसने अपनी आंखें पोंछी और उसका चेहरा थकान आंसुओं की वजह से सूज चुका था। उसने आगे आकर पहले फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को एक तरफ समेटा और फिर लक्ष्य के सामने सोफे पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी बेबसी और दुख था जिसे लक्ष्य ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सिया ने बहुत ही धीमे और रुंधे गले से कहा, सॉरी लक्ष्य, माही की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो मेरी बेटी है, और तुम जानते हो कि सुल्तान और उसके गुंडे पिछले कुछ महीनों से मुझे परेशान कर रहे हैं। वो लोग कई बार मेरे घर पर आकर हंगामा कर चुके हैं। माही ने अक्सर मुझे सुल्तान के डर से रोते हुए देखा है। आज जब उसने तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में अचानक देखा तो उसे लगा शायद तुम भी सुल्तान के भेजे उन गुंडों में से एक हो। उसे लगा कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो। शायद वो तुम्हें मारने लगी, इसलिए वो बस मुझे बचाना चाहती थी। सिया की बात सुनकर लक्ष्य के होठों पर एक बहुत ही सौम्य लेकिन आत्मीय मुस्कान आ गई। उसने अपनी पलकें झपका कर कहा, कोई बात नहीं मैम, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो उसमें बहादुरी देखकर बड़ा अच्छा लगा। वो बड़ी प्यारी बच्ची है। उसने अपनी माँ को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई, वो काबिले तारीफ है। हालांकि लक्ष्य ने बात तो कह दी, लेकिन ये कहते हुए उसकी आंखों में अभी वही पुरानी हैरानी और अनसुलझे सवाल तैर रही थी। उसकी आंखें बार बार उस बेडरूम के अंदर दरवाजे की तरफ जा रही थी, जहां सिया अभी अभी माही को सुलाकर आई थी। दूसरी तरफ सिया बहुत ही समझदार थी। उसने लक्ष्य की आंखों में छुपी उस दुविधा और भर्म को बड़े ही आराम से पढ़ लिया था। वो जानती थी कि समाज का कोई भी इंसान जब माही को देखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है। इसलिए सिया अपनी जगह से उठी और लक्ष्य के पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने बहुत ही अपनेपन और विश्वास के साथ अपना लक्ष्य के हाथ पर रख दिया। ये कोई रोमांटिक स्पर्श नहीं था। ये एक ऐसा स्पर्श था जो एक टूटी हुई आत्मा किसी ऐसे इंसान से करती है जिस पर वो दुनिया की सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। आज लक्ष्य ने सिया के लिए जो किया था, उसके बाद सिया के दिल में लक्ष्य के लिए एक असीम सा श्रद्धा पैदा हो गई थी। सिया ने लक्ष्य की आंखों में सीधा देखकर आगे कहा, मुझे पता है लक्ष्य, तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। तुम्हारे दिमाग में यही सवाल चल रहा है ना, कितनी बड़ी बेटी, मेरी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है। तुम यही सोच रहे होगी कि मेरी उम्र किस उम्र में शादी हुई होगी, या शायद मैं कोई तलाकशुदा औरत हूँ जिसका मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया है ना। वहीं उसकी बेबाक और सीधी बात सुनकर लक्ष्य थोड़ा झेंप गया। उसने अपनी नजरें नीची कर ली और बहुत ही हल्के से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी सिया ने गहरी लेकिन बहुत ही दर्दनाक आह भरी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली तो उसमें एक पूरा समंदर छलक रहा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, तुम्हारी हैरानी बिल्कुल जायज है लक्ष्य, लेकिन सच वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सच तो ये है कि माही मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं, मेरी तो आज तक शादी भी नहीं हुई। उसकी ये बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने झटके में अपना सिर उठाया और सिया की तरफ देखकर कहा, माही आपकी सगी बेटी नहीं तो फिर। वहीं आगे से सिया ने अपने आंसुओं को बहने दिया। उसने उस दर्दनाक अतीत के पन्ने को लक्ष्य के सामने खोलने लगी, जिसने उसे सालों से अपने सीने में दफन कर दिया था। उसने धीरे से कहा, मेरी एक बड़ी बहन थी लक्ष्य मोना। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे की जानें थे। हमारे मोम डैड की मौत एक भयानक कार एक्सीडेंट में हो गई जब मैं बहुत छोटी थी। हमारे सिर से माँ बाप का साया जल्दी उठ गया था। मोना दीदी ने ही मुझे माँ बनाकर पाला था। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत होनहार थी। हम दोनों ने एक दूसरे के सहारे जिंदगी जीना सीख लिया था। ये कहते हुए सिया की आवाज कांपने लगी। उसने छिसक कर कहा, जब मोना दीदी कॉलेज में थी तो उन्हें एक लड़के से बहुत प्यार हो गया। वो लड़का बड़ा अमीर परिवार से था।
उसने दीदी को शादी के बड़े बड़े सपने दिखाए। दीदी बहुत भोली थी और वो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। उन्होंने उस लड़के पर अंधा विश्वास किया और शादी से पहले मोना दीदी अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी। वहीं आगे लक्ष्य खामोशी से सिया के चेहरे को देखता रहा। उसके अंदर का इंसान सिया और उसकी बहन के उस दर्द को महसूस कर पा रहा था। तभी सिया ने अपने दांत पीस कर कहा। जब दीदी ने उस लड़के को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, उसने शादी करने को कहा तो दरिंदा मुकर गया। उसने दीदी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उसने दीदी को अबॉर्शन करवाने के लिए थोड़े पैसे मुंह पर मारे और उन्हें हमेशा के लिए धोखा देकर विदेश भाग गया। ये कहते हुए सिया फूट फूट कर रोने लगी। तभी लक्ष्य ने बहुत ही सांत्वना देकर सिया के हाथ को अपने दूसरे हाथ से थाम कर कहा, संभालिए खुद को मैम। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिया ने रोकर आगे कहा, वो सदमा, वो धोखा मोना दीदी झेल नहीं पाई। लक्ष्य, एक तरफ उस इंसान का धोखा और दूसरी तरफ समाज का खौफनाक चेहरा। वो एक बिना शादी की प्रेग्नेंट लड़की को किसी वेश्या से कम नहीं समझता। दीदी ने दुनिया की बदनामी और तानों से डरकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया क्योंकि वो उस बच्चे से प्यार करने लगी थी। लेकिन डिप्रेशन और मानसिक तनाव की वजह से 7वें महीने में उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। ये कहते हुए सिया ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, हॉस्पिटल में दीदी ने माही को जन्म दिया। लेकिन माही को जन्म देते ही उस डिलीवरी रूम में मोना दीदी ने दुनिया को बदनामी और उस खौफनाक डिप्रेशन से हार कर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया लक्ष्य। उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उन्होंने उस दर्द को सहने में बेहतर मौत को गले लगाना समझा। उसकी यह बात पूरी होते ही कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। लक्ष्य का पूरा शरीर अंदर तक सिहर गया। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में बहुत दुखी रहा है, लेकिन सिया के इस संघर्ष के आगे उसकी गरीबी कुछ भी नहीं थी। एक अनाथ लड़की जिसने जवानी की दहलीज पर अपनी इकलौती बहन को खो दिया और एक नवजात बच्चे की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई। तभी सिया ने खिड़की के बाहर देखकर आगे कहा, दीदी के जाने के बाद पीछे माही बिल्कुल अकेली रह गई। वो खून से लथपथ एक छोटी सी जान जिसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैंने उसी दिन उसी हॉस्पिटल के वार्ड में कसम खाई थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी और माही को अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। मैंने उसे अपना नाम दिया। उसकी ये बातें सुनकर आगे से लक्ष्य ने बहुत ही भारी आवाज में कहा, आप बहुत बहादुर हैं सिया मैम। आप सच में बड़ी महान हैं। उसे सिया पर अब पहले से भी 100 गुना ज्यादा गर्व और सम्मान महसूस हो रहा था। तभी आगे से सिया ने बहुत ही बेबस सी हंसी हंसकर कहा, बहादुरी तो मेरी मजबूरी बन गई लक्ष्य, लेकिन मेरी किस्मत तो शायद मेरे साथ कुछ और खोल खेलने लगी। बाद में जब माही थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ये भयानक सच पता चला कि 7वें महीने में प्री मेच्योर बर्थ होने पर मोना दीदी के गहरे डिप्रेशन में रहने के कारण माही का दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया था। डॉक्टरों ने बताया कि वह गंभीर कॉग्निटिव डिसएबिलिटी का शिकार है। ये कहते हुए सिया ने बेडरूम के इस दरवाजे की तरफ देखकर आगे कहा, माही आज 10 साल की हो चुकी है लक्ष्य। उसका शरीर 10 साल की एक आम बच्ची जैसा है, लेकिन उसका दिमाग आज भी एक 3 साल की मासूम बच्ची की जितना ही है। वो चीजों को जल्दी नहीं समझ पाती। वो डरी डरी सी रहती है। उसे दुनिया की चालाकी नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि जो मुझे रुलाता है वो बुरा है, इसलिए वो तुम्हें मारने आई थी। क्योंकि उसका 3 साल का दिमाग यही समझ पाया कि शायद तुम भी सुल्तान की तरह मुझे रुलाने आए हो। सिया की यह बात सुनकर लक्ष्य की आंखों में आंसू आ गए। इंडिया का वो सबसे खूंखार और ताकतवर बिजनेसमैन, जिसने एक ही रात में प्रताप शेरगिल जैसे माफिया का पूरा एम्पायर अपनी उंगलियों से उखाड़ फेंका था, वो इस वक्त एक 3 साल के दिमाग वाली 10 साल की बच्ची के प्यार और उस बेबसी पर रो पड़ा था। तब लक्ष्य ने सिया के हाथ को कसकर पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए मैम। मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया था। आप इस दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे पवित्र औरत हैं। आपने माही के लिए जो त्याग किया वो कोई सगी माँ भी शायद ही कर पाए। मैं आपसे वादा करता हूँ सिया मैम, आज के बाद ना तो सुल्तान न वो नोवा गैंग, न ही ये जालिम दुनिया कभी आप पर या माही पर आंख उठाकर देख नहीं पाएगी। मैं आपकी ढाल बनकर काम करूंगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिया लक्ष्य की इस सच्चाई और उसके इस वादे को सुनकर भावुक हो उठी। उसे लगा कि भगवान ने सच में लक्ष्य को एक फरिश्ता बनाकर उसकी जिंदगी में भेजा है। वे दोनों इसी तरह अपनी भावनाओं के भंवर में खोए हुए थे।
लक्ष्य सिया को ढांढस बता रहा था, लेकिन नीति को शायद आज रात कुछ और ही मंजूर था। आज रात की खौफ और दुनिया से भरी एक ऐसा अध्याय लिखने वाली थी जिसे दिल्ली कभी नहीं भूलने वाली थी। तभी डिंग डोंग, अपार्टमेंट की डोरबेल अचानक बड़ी ही कर्कश आवाज के साथ बजी। रात के 10:30 बज चुके थे। इस पॉश सोसाइटी में इतनी रात गए किसी को भी दरवाजे की घंटी इस तरह नहीं बजती थी। उस डोरबेल की आवाज ने कमरे के उस भावुक और शांत माहौल को किसी तेज चाकू की तरह चीर कर रख दिया था। सिया का शरीर पूरा एक झटके में सुन पड़ गया। जो सिया अभी एक पल लक्ष्य को सांत्वना भरे शब्दों से सुकून महसूस कर रही थी, वो किसी डरे हुए परिंदे की तरह अपनी जगह से उछल पड़ी। उसके चेहरे का रंग जो आंसुओं की वजह से लाल था, उसके पलक झपकते ही उसने बड़बड़ा कर कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? सिया की आवाज गले में फंस गई थी। लक्ष्य भी तुरंत अपने जगह से खड़ा हो गया। उसके शरीर की सारी मांसपेशियां तनाव में आ गई। उसने तुरंत अपने दिमाग को अलर्ट मोड पर डाल दिया। तभी लक्ष्य ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाकर कहा, आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ कौन है। लेकिन आगे से सिया ने बहुत ही दहशत भरी आवाज में फुसफुसा कर उसे रोक कर कहा, नहीं लक्ष्य, रुको, तुम पीछे हटो, मैं देखती हूँ। ये कहकर सिया अपने कांपते हुए पैरों के साथ मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसके पैर बुरी तरह कांपने लगे थे। दरवाजे का हैंडल पकड़कर फर्श पर वो गिरते गिरते बची थी। उसने अपना एक हाथ तुरंत अपने मुंह पर रख लिया और तभी उसकी चीख बाहर नहीं निकल जाए। दरवाजे के बाहर कोई और नहीं, सुल्तान खड़ा था। दिल्ली के उस खौफनाक नोवा गैंग का पागल दरिंदा लीडर सुल्तान। उसने काले रंग की लेदर जैकेट पहनी थी। उसके गले में कई सारी अजीबोगरीबी चैन लटक रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसा खूंखार, शराबी और वहशीपन था जो देखकर कोई भी आम इंसान दहशत से मर जाए। उसके पीछे उसके 2-3 गुर्गे भी खड़े थे, जिनके हाथों में हथियार साफ नजर आ रहे थे। सुल्तान दरवाजे को घूरकर एक बड़ी ही भद्दी और शैतानी मुस्कान दे रहा था, जैसे उसे पता हो सिया अंदर दरवाजे के पीछे खड़ी डर से कांप रही है। सिया ने मुड़कर लक्ष्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने हकलाकर धीरे से कहा, सुल्तान। सिया के मुंह से बस ये 2 अक्षर निकले। वहीं उसके मुंह से नाम सुनते ही लक्ष्य की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों के अंदर उनको भींच लिया और लक्ष्य ने मन ही मन सोचा, ओह अच्छा, तो ये खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गया है। आज मैं इस सुल्तान की वो हड्डी तोड़ूंगा जो आज तक किसी साइंस की किताब में नहीं लिखी होगी। ये सोचते हुए लक्ष्य ने अपने पूरे रौद्र रूप में आकर दरवाजे की तरफ बढ़कर सिया से कहा, आप पीछे हट जाइए सिया, मैं आज इस कुत्ते का वो हाल करूंगा। लेकिन इससे पहले कि लक्ष्य दरवाजे की कुंडी खोल पाता, सिया ने एक ऐसी हरकत की जिसे लक्ष्य के सपने में भी उसने कल्पना नहीं की थी। सिया की आंखों में जो डर वो अचानक एक अजीब सी शेरनी जैसी फिक्र में बदल गया। वो जानती थी सुल्तान कितना बड़ा साइकोपैथ है। वो हमेशा हथियार से लैस गुंडों के साथ चलता है। सुल्तान के आदमियों ने आज कैफे में लक्ष्य की वो मार खाई थी और वो सुल्तान उसी का बदला लेने आया है। सिया को लगा अगर सुल्तान को सामने लक्ष्य दिख गया तो वो लक्ष्य को जान से मार देगा। सुल्तान के पास बंदूक हो सकती है। सिया किसी भी कीमत पर उस लड़के की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, जिसने आज उसकी और उसकी इज्जत की हिफाजत की थी। इसलिए सिया ने बड़ी ही फुर्ती से लक्ष्य का हाथ पकड़ा और उसे पूरी ताकत से पीछे खींच कर धकेल कर कहा, मैम, मैम आप ये। तभी आगे से सिया ने लगभग रोकर फुसफुसा कर कहा, चुप रहो लक्ष्य, बिल्कुल चुप। ये कहते हुए उसने लक्ष्य को खींचकर जबरदस्ती लिविंग रूम के पास वाले एक अंदर के गेस्ट रूम में धकेल दिया। हालांकि लक्ष्य शारीरिक रूप से सिया से बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो सिया पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी भी हरकत से सिया को चोट लगे। इसी कश्मकश में वो कमरे के अंदर चला गया। लक्ष्य ने अंदर से दरवाजे को पकड़ने की कोशिश करके कहा, मैम मुझे बाहर आने दीजिए मैम, वो आप पर हमला कर देगा। तभी बाहर से सिया ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, तुम्हें मेरी कसम लक्ष्य, अगर तुम बाहर आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर वो बड़ी ही तेजी से बाहर के कमरे के दरवाजे के उसने बंद किया और ताला लगा दिया। लक्ष्य अब अंदर कैद हो चुका था। उसने फिर से सिया को मनाने की कोशिश करके कहा, सिया मैम दरवाजा खोलिए,
मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। लक्ष्य अंदर ही दरवाजा पीट रहा था, लेकिन वो इतनी जोर से भी नहीं पीट सकता था कि बाहर सुल्तान को किसी आदमी के होने की भनक लग जाए। वो इंडिया का सबसे ताकतवर अरबपति था, जिसके इशारे पर सरकार हिलती थी। लेकिन इस वक्त एक लड़की के एक साधारण से दरवाजे और सामने एक औरत की ममता और फिक्र के आगे वो बेबस हो चुका था। वही बाहर सिया ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि उसे यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। उसने लक्ष्य को बचा लिया, अब उसे माही को बचाना था। उसने कांपते हुए मेन दरवाजे के पास जाकर बिना दरवाजा खोले बड़ी ऊंची और सख्त आवाज में अंदर से कहा, सुल्तान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सोसाइटी के गार्ड्स तुम्हें अंदर कैसे आने दे सकते हैं? तभी आगे से बाहर से सुल्तान के एक घिनौनी वहशी हंसी गूंजी। उसने हंसकर कहा, पुलिस गार्ड्स? अरे मेरी प्यारी सिया डार्लिंग, ये सुल्तान जिस रास्ते से गुजरता है वहां के गार्ड्स और पुलिस वाले खुद उसे सलाम ठोकते हैं। तूने क्या सोचा था कि तेरा वो 2 कौड़ी का फटीचर वेटर मेरे लड़कों को मारकर तुझे बचा लेगा और मैं चुपचाप बैठूंगा? सुल्तान की चीज पर कोई हाथ डाले और सुल्तान उसे जिंदा छोड़ दे, ऐसा तो इतिहास में नहीं लिखा है। सुल्तान की आवाज में एक शराब का नशा और एक शैतानी गुरूर साफ झलक रहा था। वहीं अंदर से सिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो दरवाजे के सहारे खड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी आवाज को स्थिर करके कहा, सुल्तान मेरी बात सुनो। वो लड़का बस एक मामूली बेटर है। आ, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं कल तुम्हारे पास खुद आकर बात करूंगी। प्लीज आज मुझे अकेला छोड़ दो। तभी सुल्तान ने दरवाजे पर जोर से मुक्का मारकर चिल्लाकर कहा, कल? नहीं सिया, कल किसने देखा? आज रात तो मेरी सिया के साथ मेरी जन्मदिन की पार्टी में वो नाचेगी। और रही बात उस फटीचर वेटर की, तो मुझे पता है तूने उसे उसी घर में छुपा कर रखा है। मेरे लड़कों ने उसे तेरे साथ सोसाइटी में आते देखा था। आज मैं पहले उस वेटर की चमड़ी उधेड़ूंगा और फिर तुझे अपने साथ घसीट कर लेकर जाऊंगा। शराफत से दरवाजा खोल दे सिया। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिया के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सुल्तान को पता था लक्ष्य अंदर है। इसका मतलब यह कि वो पूरी फौज के साथ तैयारी करके आया है। सिया ने रोकर चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं सुल्तान, यहाँ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं उधर गेस्ट रूम के अंदर बंद लक्ष्य ये सब सुन रहा था। उसका खून अब अपनी चरम सीमा पर खोल रहा था। उसे समझ आ गया कि सुल्तान को आम गुंडा नहीं बल्कि एक साइकोपैथ है। लक्ष्य ने कमरे के चारों तरफ देखा कि दरवाजा तोड़ने का भारी सामान मिल जाए। तभी बाहर सुल्तान की आवाज एकदम सर्द और खौफनाक हो गई। उसने दरवाजे के बाहर से चिल्लाकर कहा, अच्छा कोई नहीं है तो फिर मैं खुद आकर अंदर चेक कर लेता हूँ। ये कहकर सुल्तान थोड़ा पीछे हटा और उसने भारी बूटों को जमीन पर जमाया। वहीं उसके पैरों की आवाज सुनते ही सिया को एहसास हुआ कि सुल्तान क्या करने वाला है। वो चीख कर दरवाजे से पीछे हटी, लेकिन तभी एक जोरदार खौफनाक आवाज के साथ सुल्तान ने मेन दरवाजे पर एक भारी भयंकर लात मार दी। दरवाजे का लॉक और उसकी चौखट एक ही झटके में चरमरा गई और टूट गई। लकड़ी के टुकड़े हवा में उछल गए। दरवाजा एक भयंकर धमाके के साथ दीवार से जा टकराया। दरवाजे की उस चौखट के बीचों बीच मौत के काले साए की तरह सुल्तान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखों में हवस का समंदर, जो उसके हाथों में एक लोहे का निकुला चाकू लेकर चमक रहा था। तभी उसके पीछे खड़े गुंडे भी हथियार के साथ अंदर दाखिल हुए। उसी के साथ सिया का एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो गूंज उठी और उसने गेस्ट रूम में बंद लक्ष्य, बेडरूम में सो रही मासूम माही, दोनों को अपने अपने जगह पर झकझोर कर रख दिया। दिल्ली की इस सर्द रात में अब खौफ का वो नंगा नाच शुरू होने वाला था, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ खून से ही लिखा जाना था। दरवाजे के टूटने की वो भयंकर आवाज किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। मजबूत लकड़ी का मुख्य दरवाजा, जो सिया और उस खूंखार दरिंदे के बीच एक आखिरी ढाल था, अब वो टुकड़े टुकड़े होकर लिविंग रूम के फर्श पर बिखर चुका था। चौखट से उखड़ी हुई लकड़ी और लोहे के कब्जों के बीच जो सर्द हवा अंदर आई, वो अपने साथ मौत और खौफ की ऐसी गंध लेकर आई थी, जिसने पूरे अपार्टमेंट का माहौल ही बदल दिया। दरवाजे के उस टूटे हुए ढांचे के बीच नोवा गैंग का सरगना सुल्तान खड़ा था। उसकी आंखें शराब और हवस के नशे में पूरी तरह से लाल थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी विकृत और वहशी मुस्कान थी
जिसे देखकर यमराज भी एक पल के लिए सिहर जाए। उसके पीछे उस 5-6 खूंखार गुंडे खड़े थे, जिनके हाथों में लोहे की रोड और बेसबॉल बैट और चैनें चमक रही थी। तभी सुल्तान ने एक बहुत ही घिनौनी आवाज में कहा, सरप्राइज डार्लिंग। ये कहकर उसने अपने भारी बूटों को कुचलने वाले अपार्टमेंट के अंदर कदम रखा। वहीं सिया डर के मारे चीख कर पीछे की तरफ हटी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए, वो फर्श पर गिर पड़ी। इसी समय उधर गेस्ट रूम के अंदर बंद लक्ष्य ने जैसे ही दरवाजे के टूटने की वो जोरदार आवाज और सिया की वो खौफजदा चीख सुनी, उसके दिमाग की नसें फटने को हो गई। उसका खून इस कदर खोलने लगा कि उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। उसने तुरंत दरवाजे के हैंडल को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। इसलिए लक्ष्य ने अंदर से चीख कर कहा, सिया मैम, मैम। उसने दरवाजे पर अपने कंधे से जोरदार प्रहार किया, लेकिन दरवाजा काफी मजबूत था। एक इंडिया का सबसे ताकतवर अरबपति, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े शहर हिल जाते थे, आज लकड़ी के दरवाजे के पीछे बेबस कैद था। सिया की ममता और फिक्र ने उसे अंदर से बंद तो कर दिया था, लेकिन वो अब वही दरवाजा सिया की मौत का कारण बनने जा रहा था। लक्ष्य पागलों की तरह दरवाजे को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर का शोर इतना ज्यादा था, उसकी आवाज लिविंग रूम तक नहीं पहुंच रही थी। वहीं उधर लिविंग रूम में सुल्तान के गुंडों ने पलक झपकते ही पूरे अपार्टमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। वो दो गुंडे खिड़कियों के पास खड़े हो गए। एक ने किचन की तरफ जाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया, और बाकी सुल्तान के पीछे खड़े होकर हंसने लगे। सुल्तान धीरे धीरे चलकर फर्श पर गिरी हुई सिया के पास पहुंचा। सिया पीछे खिसकते खिसकते सोफे से जा टकराई थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सिया ने रोकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहा, सुल्तान, प्लीज मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए यहाँ से चला जा। तभी सुल्तान ने खूंखार ठहाका लगाकर कहा, छोड़ दूं? तुझे छोड़ने के लिए इतनी मेहनत करके दरवाजा तोड़ा है क्या? ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर सिया के बालों को बड़ी ही बेरहमी से पकड़ा और उसे एक ही झटके में हवा में उठाकर एक तरफ सोफे पर दे मारा। सिया दर्द से करहा उठी। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती या उठने की कोशिश करती, सुल्तान एक भूखे जानवर की तरह उसके ऊपर आ गया। इसने अपने भारी शरीर से उठने की कोशिश की और उसे वापस नीचे दबा दिया गया। सिया के हाथ पैर सुन पड़ गई, बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। तभी सुल्तान ने फुसफुसा कर कहा, आज तू मेरी है सिया, और आज की रात तुझे नोवा गैंग की रानी बनकर गुजारनी पड़ेगी। ये कहते हुए जबरदस्ती सिया के चेहरे को दबोचकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। आगे से सिया पूरी ताकत से अपने सिर को इधर उधर घुमा रही थी। वहीं सुल्तान के सीने पर मुक्के मार रही थी, उसे नोच रही थी, पागलों की तरह चीख रही थी, और उसने चिल्लाकर कहा, छोड़ मुझे, कमीने, छोड़ दे मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। सुल्तान की वहशी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। गुंडे इस घिनौने मंजर को देखकर सीटी बजा रहे थे। सुल्तान की आत्मा जैसे उसके शरीर को नोच कर खा रही थी। वहीं बाहर लिविंग रूम में मचे इस शोर, शीशे के टूटने और सिया की चीख पुकार की वजह से बेडरूम में सो रही मासूम माही जाग गई। उसके बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला। अपने गुलाबी नए ड्रेस पहने माही अपनी छोटी छोटी आंखें मलकर बाहर आई। उसका 3 साल का अविकसित दिमाग ये समझने के काबिल नहीं था कि ये भयानक लोग कौन हैं, दरवाजे क्यों टूटे हैं। लेकिन जब उसकी नजर सोफे पर पड़ी, तो उसका मासूम दिल खौफ और गुस्से से भर गया। उसने देखा एक बहुत बड़ा गंदा सा आदमी उसकी प्यारी मम्मा के ऊपर लेटा है। उसकी मम्मा रो रही है, तड़प रही है। ये देखते ही माही ने चिल्ला कर कहा, मम्मा। माही के मुंह से एक सिसकी निकले। उसे याद आया कि कैसे वो पहले भी गंदे अंकल को मारने आई थी। उसे लगा कि वो आदमी भी उसकी मम्मा को चोट पहुंचा रहा है। माही के अंदर अपनी माँ को बचाने का ऐसा जज्बा जागा, उसने अपने अंदर की सारे डर को खत्म कर दिया। वो अपनी छोटे छोटे नन्ही टांगों से दौड़कर सोफे के पास पहुंची। गुंडों को लगा कि ये सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं। तभी माही ने पास जाकर अपने छोटे छोटे दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और सुल्तान की पीठ और उसके सिर पर पूरी ताकत से मारने लगी। उसने सुल्तान को मारकर चिल्लाकर कहा, छोड़ो मेरी मम्मा को, गंदे आदमी, छोड़ो, तुम मम्मा को रुला रहे हो, जाओ यहाँ से।
माई अपनी तोतली और रोती हुई आवाज में चिल्ला रही थी। सुल्तान के बालों को नोचने की कोशिश कर रही थी। तभी आगे से सुल्तान, जो हवस के नशे में अंधा हो चुका था, उसने अचानक अपनी पीठ पर पड़ रहे इन मुक्कों और खरोचों से वो तिलमिला उठा। उसने गुस्से में मुड़कर देखा। एक छोटी सी बच्ची उसे मार रही थी और उसने चिल्लाकर कहा, ये कौन है बेडाइन की बच्ची? सुल्तान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक साइकोपैथ दरिंदे के लिए बच्चा और बड़ा कोई मायने नहीं रखता। तभी आगे से सिया ने चीख कर कहा, नहीं, नहीं सुल्तान, वो मेरी बच्ची है, उसे छोड़ दे। ये कहते उसने सुल्तान को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन आगे से सुल्तान ने सिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर उस हैवान ने अपने मजबूत और मोटे हाथों से माही को उसके कपड़ों को पकड़ा और उसे हवा में खिलौने की तरह उठा लिया। उसने माही की तरफ देखकर चिल्ला कर कहा, बहुत शौक है मम्मा को बचाने का, ले बचा। सुल्तान ने एक खूंखार दहाड़ के साथ उस 10 साल की बच्ची को पूरी ताकत से दीवार पर दूर फेंक दिया। हवा में उड़ती हुई माही का छोटा शरीर कमरे के दूसरे कोने में मौजूद एक कंक्रीट की मजबूत दीवार से जाकर टकरा गया। दीवार से सीधा जाकर उसका सिर टकराया, जिसकी वजह से माही के मुंह से दर्द की एक चीख ऐसी निकली जिसने उस कमरे के सीने को चीर दिया। उसने दर्द के मारे चिल्ला कर कहा, ओह मम्मा। तभी उसके सिर के पिछले हिस्से से खून की एक धारा फूट पड़ी। वो छोटी बच्ची फर्श पर गिरते ही तड़प कर बेहोश हो गई। उसके सिर से निकला खून उस सफेद फर्श पर तेजी से फैलने लगा। माही की हालात देखकर सिया की आंखों के सामने दुनिया घूम गई। उसकी बच्ची, उसकी इकलौती बहन की अमानत, उसकी जान उसकी आंखों के सामने लहूलुहान पड़ी थी। सिया ने माही को आवाज देकर कहा, माही। सिया के गले में एक ऐसी दर्दनाक रूह कपा देने वाली चीख निकली जो किसी भी इंसान की रूह को कपा दे। दूसरी तरफ से अंदर गेस्ट रूम में कैद लक्ष्य दरवाजे पर अपना कंधा मार रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में माही की वो दर्दनाक चीख और सिया के वो कलेजा फाड़ देने वाली पुकार सुनी। वो चीख सुनते ही लक्ष्य का दिल किसी मुट्ठी से लेकर उसे जैसे पूरी तरह निचोड़ दिया गया हो और सुन पड़ गया था। उसका खून, जो अब तक सिर्फ खोल रहा था, अब एक भयंकर लावे में बदल गया था। उसके दिमाग का वो हिस्सा जो इंसानियत और शराफत को मानता था, हमेशा के लिए सो गया। उसकी जगह एक ऐसे खूंखार, बेरहम जानवर ने ले ली जिसे सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए था। लक्ष्य ने एक सेकंड के लिए अपने पैर रोके। उसने अपनी पुरानी पैंट की जेब से अपना वो हाई सिक्योरिटी एनक्रिप्टेड फोन निकाला। उसके हाथ इतनी तेजी से चले, पलक झपकते उसने मिस्टर सिंघानिया को एक संदेश टाइप किया। कोड रेड, मुझे सिया के अपार्टमेंट पर अपने सबसे बेहतरीन, सबसे खूंखार एलिट सिक्योरिटी टीम चाहिए। इसी वक्त मुझे यहाँ की सारी गंदगी साफ करनी है। मैसेज सेंड करते ही लक्ष्य ने फोन वापस जेब में डाला। अब उसे किसी चाबी या किसी दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं थी। लक्ष्य 2 कदम पीछे हटा। उसने एक लंबी सांस ली और अपने पूरे ताकत शरीर की और अपने अंदर के उस भयंकर तनाव को अपने दाहिने पैर से समेट लिया। अपने सामने के लोग के पास एक ऐसी भयंकर और फुलादी लात मारी कि लकड़ी का दरवाजा भयानक आवाज के साथ कांप उठा। बाहर गुंडे आवाज सुनकर चौंक गए। तभी एक गुंडे ने कहा, ये आवाज कहाँ से आई? वहीं सुल्तान अभी सिया को दोबारा दबोचने ही वाला था। तभी लक्ष्य ने दूसरी लात मारी। इस बार दरवाजे का उलोक अपनी जगह से उखड़ गया। लकड़ी में एक बड़ी सी दरार आ गई। इसके बाद लक्ष्य ने तीसरी लात मारी। यह आम इंसान की लात नहीं थी, बल्कि मौत की दस्तक थी। उसकी इस लात से मजबूत लकड़ी का दरवाजा बीच से दो टुकड़े होकर एक भयंकर धमाके के साथ बाहर की तरफ उड़ता लिविंग रूम के फर्श पर आ गिरा। धूल और लकड़ी के बुरादे के बीच जो इंसान बाहर निकला, उसे देखकर सुल्तान और उसके गुंडों की सांसें एकदम से थम गई। वो लक्ष्य था और उसकी पुरानी शर्ट पसीने और खून की वजह से सीने से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें इस कदर काली और खौफनाक थी। वो स- डर और ये गुस्सा, सिर्फ एक खामोशी का भाव उसके चेहरे पर था। उसके बाहर आते ही सुल्तान ने भौहें सिकोड़ कर कहा, ओ ये साला वेटर यही था। लेकिन उसके अंदर भी एक पल में खौफ की लहर दौड़ गई।
वहीं लक्ष्य की नजरें सबसे पहले फर्श पर लहूलुहान बेहोश पड़ी मासूम माही पर गई। उस खून को देखते ही लक्ष्य के अंदर का वो शैतान पूरी तरह से आजाद हो गया। फिर उसकी नजर सोफे पर पड़ सिया पर गई। उसके कपड़े फटे थे जो सुल्तान के नीचे दबी सिसक रही थी। लक्ष्य एक पल के लिए भी नहीं रुका और वो बिजली की गति से सुल्तान की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि सुल्तान कुछ समझ पाता या अपने गुंडों को आदेश देता, उससे पहले ही लक्ष्य ने सुल्तान के कॉलर और उसकी बेल्ट को अपने मजबूत हाथों से पकड़ रखा और उसकी सूखी जैसे कोई लकड़ी हो। सुल्तान का वजन 90 किलो से ज्यादा था, लेकिन लक्ष्य ने उसे सिया के ऊपर से एक झटके में हवा में उठा लिया। तभी लक्ष्य ने दहाड़ कर कहा, तूने उस बच्ची को हाथ कैसे लगाया? ये दहाड़ किसी शेर के शिकार करने से पहले की दहाड़ थी। इसके बाद लक्ष्य ने हवा में उठे उस इंसान को पूरी तरह से एक कांच के शोकेश की तरफ फेंक दिया। सुल्तान का भारी शरीर हवा में उड़ता हुआ सीधा शोकेश से जा टकराया। क्रैश! कांच के अनगिनत टुकड़े सुल्तान के शरीर में चुभ गए और वो दर्द से चीखता हुआ जमीन पर जा गिरा। तभी सिया ने धीरे से हकला कर कहा, लक्ष्य। सिया सुबह कर सोफे के एक कोने में सिकुड़ गई। वहीं लक्ष्य ने मुड़कर उन 5 गुंडों की तरफ देखा जो हथियार लेकर खड़े थे। उसी समय सुल्तान ने कांच के टुकड़ों के बीच से उठकर चिल्लाकर हुक्म देकर कहा, मारो इस साले को, काट डालो इसे। इसी के साथ मौत का तांडव शुरू हो गया। पांचों गुंडे एक साथ अपने बेसबॉल बैट और लोहे की रोड लेकर लक्ष्य पर टूट पड़े। लेकिन आज उनका सामना लक्ष्य से नहीं, वो कैफे में स्वयं बरत रहा था। आज उनका सामना उस इंसान से था जिसका जमीर खून का प्यासा हो चुका था। आखिर क्या बच पाएगा लक्ष्य? क्या लक्ष्य इन सब को खदेड़ देगा? क्या करेगी उसकी आर्मी आकर यहाँ पर? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा।